हेलो दोस्तों, मैं प्रेम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, हम स्टडी करने वाले हैं करमवीर भरत जो खंड काव्य है उसके बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसका जो दूसरा सर्ग है, द्वितीय सर्ग राजभवन के बारे में। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, बिना देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो खंड काव्य है, अगर हम बात करें करमवीर भरत खंड काव्य, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी। और इन्होंने ये जो खंड काव्य लिखा है दोस्तों, देखिएगा, इस खंड काव्य को लिखा है श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र मिश्र निशंक जी, जिनका जो करमवीर भरत खंड काव्य है, इसमें जो वर्णन है राम के वन जाने और दशरथ के निधन के पश्चात जब भरत अपने ननिहाल से वापस लौटते हैं, वहां से ये स्टार्ट होता है आपका। और उसके बाद वहां आने के बाद माता से मिलते हैं, बातचीत होती है, सारी चीजें होने के बाद में जब वो राम जी से मिलने जाते हैं चित्रकूट में, और वहां से राम जी से को बुलाने की कोशिश करते हैं और राम जी वापस नहीं आते हैं, तो राम जी के चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। ठीक है। और वो जो ये इस तरीके से वापस आए हैं, अयोध्या वापस आए हैं, यही आपका क्या है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका पूरा का पूरा खंड काव्य। इसमें उन्होंने जो कैरेक्टर, जिन कैरेक्टरों के बारे में हमें मिसगाइड है या फिर जिसके बारे में थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन होती है, या फिर हम जिसके लिए एक पर्टिकुलर अपना गलत वे बना के बैठे हुए, जैसे केके का कैरेक्टर, उन कैरेक्टरों को सही से निखारने की कोशिश की गई है लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी द्वारा। चलिए, दूसरा खंड काव्य जो है दोस्तों हमारा, वो कौन सा है? वो है हमारा राजभवन। इस राजभवन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें अगर सबसे पहले बात की जाए राजभवन के अंदर, तो केकई अपने भवन में चुपचाप बैठी हुई थी। उसने भरत का मस्तक चूमकर उनका स्वागत किया। भरत ने अपनी माता से पिता दशरथ, भाई राम तथा लक्ष्मण आदि की कुशलता पूछी और उन सबकी अनुपस्थिति के विषय में प्रश्न किया। केकई ने बड़े संयत स्वर में महाराज दशरथ की मृत्यु का संवाद भरत को सुनाया। इस दुखद संवाद को भरत सहन नहीं कर पाए और मूर्छित होकर गिर पड़े। केकई ने भरत को किसी प्रकार संभाला और अत्यंत धैर्य के साथ उनके सम्मुख अपने मन के भावों को इस प्रकार प्रकट किया। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षित, अशिक्षित, सुखी, दुखी सभी प्रकार के नागरिकों की रक्षा करे। अयोध्यावासी तो सभी नागरिक हैं, परंतु दूर जंगल में रहने वाले वनवासी तो दीन, दुखी, उदास तथा अरक्षित हैं। मैंने यही सोचकर कि इन भोले भाले तथा असहाय वनवासियों के दुख को केवल राम ही दूर कर सकते हैं, राम को वन में भेजने की नीति अपनाई। मैंने महाराजा दशरथ का युद्ध क्षेत्र में साथ दिया था। राम को वन में भेजने तथा भरत को राजगद्दी दिलाने में मेरे मन में तो लोक कल्याण की भावना रही है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर जब राजभवन में केकई से मिलने के लिए जाते हैं, तो भवन में चुपचाप बैठी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे आया, बेटे का स्वागत किया माथा चूमकर, ठीक है। और फिर उसे बताई कि जो जो दशरथ जो सीन हुआ सारा बताया कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, राम जी लक्ष्मण जी वनवास जा चुके हैं, और ये सारी चीजें वो सहन नहीं कर पाए, कौन? भरत, और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर यहां पर केकई अपना पक्ष रखते हुए क्या कहते हैं दोस्तों, उन्होंने बोला कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी सारी प्रजा को, चाहे प्रजा पढ़ी लिखी हो या ना लिखी हो, ठीक है, या फिर चाहे सुखी हो, दुखी हो, या जो भी हो, जो आसपास जितने भी रहने वाले हैं उन सबको देख रेख करने की जिम्मेदारी राजा की है। यही सोचकर उन्होंने राम को वन में भेजा है कि राम जो है महल में रहने वाले या अयोध्या में रहने वाले लोगों का तो भला कर देंगे, लेकिन जो आसपास जंगलों में रह रहे हैं, जो राक्षस वगैरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने राम को वन में भेजा है। यानी केकई ने यहां पर अपना पक्ष ये रखा कि भरत को राजगद्दी दिलाने के लालच से राम को वन में नहीं भेजा है, बल्कि लोक कल्याण की भावना को
देखते हुए राम को वन में भेजा है। और यहीं पर एक छोटा सा उन्होंने श्लोक टाइप से बोला है, लोग भले ही मुझे स्वार्थरत नीच बताएं, भले क्रूर माता कहकर मुझे कलंक लगाएं। क्या कहती है कैकेयी? लोग भले ही मुझे स्वार्थरत नीच बताएं, भले ही क्रूर माता कहे मुझे कलंक लगाएं, पर मैंने जो किया उसी में सबका हित है, जन जीवन सुख हेतु व्यक्ति का त्याग उचित है। अर्थात उन्होंने अपने आप को ये कहा कि भले ही लोग मुझे बाद में कुमाता बोले, चाहे ये कहें कि मैं कितनी स्वार्थी हूं, ये सारी चीजें बोले, लेकिन मैंने जो किया है वो सबके हित के लिए क्या है, और यही सबसे बड़ा जो जीवन का सुख होता है वो व्यक्ति का त्याग करना ही होता है। इसके बाद ये देखिए, ये तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में जब भी आप लिख के आएंगे ये चीज जरूर लिख के आइएगा जो यहां पे पढ़ाई जा रही है। ममता तजकर मैंने पत्थर किया कलेजा, जन सेवा के लिए राम को वन में भेजा। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही भावनात्मक लाइन बोली है। ममता तजकर, ममता को त्याग कर मैंने पत्थर किया कलेजा, जन की सेवा के लिए राम को वन में है भेजा। ये कैकेयी ने बोला। उसके बाद आगे चलेगा, आगे देखिएगा, किंतु दुख है कि महाराजा दशरथ राम वनगमन की बात सहन नहीं कर सके और उन्होंने मोहवश अपने प्राण त्याग दिए। राम के व्यक्तित्व को अधिक चमकाने के लिए ही मैंने इस प्रकार की नीति को अपनाया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राम ने तो मेरी बात को सहर्ष स्वीकार करके वन की ओर प्रस्थान किया, परंतु महाराजा दशरथ मोहवश स्वर्ग सिधार गए। कैकेयी ने क्या बोला कि राम के वन जाने को सहन नहीं कर पाए और वो मोह में आके उनके प्राण निकल गए। किसके? राजा दशरथ के। उन्होंने कहा कि राम ने तो बहुत अच्छी चीज करी कि उन्होंने मेरी बात को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, ठीक है, और वो मान भी गए। और व्यक्ति जो है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो चमकाने से ही चमकता है, इसीलिए वो तो जंगल में चले गए, लेकिन जो राजा दशरथ थे वो स्वर्ग को सिधार गए। माता कैकेयी के मुख से इस दुखजनक वृत्तांत को सुनकर भरत पुनः धरती पर गिर पड़े। कैकेयी ने साहस बटोरकर भरत को समझाया, किंतु भरत कुपित होकर बोले, क्या किसी रानी ने अपने पति को स्वर्ग तथा पुत्र को वन में भेजने का दुष्कृत्य किया है? अन्य माताएं तो यही सोचेंगी कि इस षड्यंत्र में भरत का ही हाथ है। मैं अन्य माताओं को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? राम की अनुपस्थिति में मैं अयोध्या की राजगद्दी को किस प्रकार संभाल सकता हूं? कैकेयी ने भरत को धैर्य बांधते हुए कहा कि राम तो मुनि विश्वामित्र के साथ पहले भी वन में रहकर अपने साहस का परिचय दे चुके हैं तथा राम में इस प्रकार की योग्यता है कि वे वनवासियों के हृदय में चेतना जागृत कर सके। कैकेयी ने भरत को राजगद्दी संभालने तथा शोक न करने के लिए कहा। राम के चरित्र विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसने भरत को अपने कर्तव्य पालन की शिक्षा दी। कैकेयी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि भले ही उसे स्वयं भरत अथवा कोई अन्य दोष दे, परंतु उसने यह कार्य लोकहित की दृष्टि से किया है। भरत तथा शत्रुघ्न दोनों भाई कैकेयी की बात को सुनकर अत्यंत दुखी मन से माता कौशल्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार कवि ने इस सर्ग में कैकेयी के परंपरागत कलंकित चरित्र को उज्जवल बनाकर उसे गौरव प्रदान करने का प्रयास किया है। और दोस्तों यही चीज मैंने आपको बताई थी। ये जो खंड काव्य है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें द्वितीय सर्ग में राजभवन में जब कैकेयी के पास जाते हैं भरत और वहां पे मिलते हैं, तो उन्होंने किसने, जो हमारे राइटर हैं, कौन है जी राइटर हमारे, आपको बता चुके हैं, जो राइटर हैं श्री लक्ष्मी मिश्र निशंक जी, उन्होंने इसमें कैकेयी के चरित्र को सुधारने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों इन्होंने कैकेयी के चरित्र को सुधारने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।